हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेंडर शीट के ऊपर इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, टेंडर शीट एग्जैक्टली क्या रहता है, हम क्या करते हैं टेंडर शीट में, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में हमको टाइप नंबर 1 की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले आप लोग टाइप नंबर 1 लिखेंगे। टाइप नंबर 1 आपको ये हेडिंग कहाँ पर देनी है, टेंडर शीट चैप्टर का आपने जहां पर हेडिंग दिया था। ठीक है, चैप्टर का हेडिंग देने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने थे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुल मिलाकर 5 पॉइंट थे। ठीक है, वो पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के बाद आप उसको बंद कर देंगे, राइट। और नेक्स्ट पेज पर आप टाइप नंबर 1, नेक्स्ट पेज यानी फ्रेश पेज पर टाइप नंबर 1 का हेडिंग देंगे। ठीक है, तो लिखिए टाइप नंबर 1, व्हेन प्रोडक्शन यूनिट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। जब हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा, प्रोडक्शन यूनिट दिया रहेगा, तो वो कहलाएगा टाइप नंबर 1। हाँ, टाइप नंबर 1 को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि टाइप नंबर 1 के प्रॉब्लम में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाता है। बोलो क्या दिया जाता है, टाइप नंबर 1 में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये हेडिंग डाल देंगे और यहाँ टाइप नंबर 1 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने नहीं है। ठीक है, तो ये जो आप हेडिंग डालेंगे ये मार्जिन में डालेंगे, यानी आपके बुक में जो मार्जिन के ऊपर स्पेस अवेलेबल रहता है वहां पर आप टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 1 का हेडिंग यानी व्हेन प्रोडक्शन यूनिट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, ये हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारा टाइप नंबर 1 का प्रॉब्लम। सबसे पहले देखेंगे आप कि प्रॉब्लम का नेचर किस प्रकार से रहता है। देखो, प्रॉब्लम नंबर 1 आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी है। प्रॉब्लम 2 हिस्सों में डिवाइड है। प्रॉब्लम जो दिया है आपको वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा है आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला हिस्सा किसका है, बोलो। पहला पार्ट है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और जो दूसरा है वो आपको इंफॉर्मेशन दी है, इन शॉर्ट एडजस्टमेंट दी है, राइट। तो ऐसे 2 पार्ट में आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा। तो आपके प्रॉब्लम का जो पहला पार्ट है, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये पार्ट हम यूज करेंगे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर करने के लिए, बोलो। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसका। ठीक है, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे जो आपको सेकेंड पार्ट में इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे टेंडर शीट प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर करेंगे, बोलो जल्दी। टेंडर शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। टाइप नंबर 1 में हमारे सामने जो प्रॉब्लम दिया है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला यानी पार्ट 1 जो दिया है वो है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो दूसरा है वो है आपकी इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग यूज करेंगे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए। क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट, जिसको हम इस चैप्टर में ओल्ड कॉस्ट शीट इस नाम से बोलेंगे। हमने अभी कॉस्ट शीट का चैप्टर पढ़ लिया है ना। ठीक है, ये चैप्टर टोटली हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा कॉस्ट शीट का उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जिन बच्चों ने कॉस्ट शीट का चैप्टर अटेंड किया है, कंप्लीटली कॉस्ट शीट चैप्टर के उनको कंसेप्ट ध्यान में है, वही लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से, किसी भी प्रकार की उनको तकलीफ नहीं जाएगी टेंडर शीट का चैप्टर करते समय। ठीक है, तो चलो देखेंगे। अब सबसे पहले आप लोग किस प्रकार से टेबल बनाएंगे ये एक बार मैं बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर आपको 2 टेबल बनाने हैं। टेबल बोलेंगे या फिर 2 स्टेटमेंट बनाने हैं। जैसे हम कॉस्ट शीट के चैप्टर में, कौन से चैप्टर में, कॉस्ट शीट के चैप्टर में एक ही स्टेटमेंट
बनाते थे। किसका? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है, यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट बनाने हैं। देखेंगे पहला कौन सा, देखो पहला रहेगा आपका ओल्ड कॉस्ट शीट। एक बार फिर से बोलती हूँ, जो आपका पहला टेबल है वो रहेगा ओल्ड कॉस्ट शीट का। टेबल बिल्कुल एज इट इज वैसे ही बनेगा जैसे कि आप कॉस्ट शीट चैप्टर में बनाते थे, लेकिन हाँ यहाँ पर होता यह है कि थोड़े नंबर ऑफ आइटम कम रहते हैं। नंबर ऑफ आइटम थोड़े कम रहने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो अमाउंट के कॉलम है, ठीक है, वो तो सेकेंड टेबल की बात है, यहाँ हम लोग कॉलम को बहुत ब्रॉड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट्स या ज्यादा आइटम्स यहाँ नहीं रहते। देखो क्या करेंगे, कॉस्ट शीट यानी ओल्ड कॉस्ट शीट का आप टेबल बनाओगे। ये टेबल एज इट इज वैसे ही बनाएंगे आप जैसे अभी तक हम लोग कॉस्ट शीट का जो चैप्टर था, पढ़े ना कॉस्ट शीट का चैप्टर, कॉस्ट शीट के चैप्टर में अभी तक हम लोग जैसे टेबल बनाते थे बिल्कुल उसी प्रकार आपको टेबल बनाने हैं। समझ गई बात? देखेंगे पहला आपका कॉलम रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा रहेगा पर्टिकुलर, तीसरा जो कॉलम है वो आपका रहेगा अमाउंट, चौथा कॉलम टोटल अमाउंट और पांचवा रहेगा आपका पर यूनिट एक्सपेंडिचर का। पढ़ाया है पर यूनिट एक्सपेंडिचर का कॉलम क्या रहता है, उसमें कौन से कैलकुलेशन आते हैं, कहाँ पढ़ाया बोलो, याद करो बोलो, कॉस्ट शीट के चैप्टर में पढ़ाया। ठीक है, तो क्या क्या करोगे बोलो, बिल्कुल वैसे ही टेबल बनाना जैसे कॉस्ट शीट के चैप्टर में हम बनाते थे। सीरियल नंबर 1, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा अमाउंट, चौथा टोटल अमाउंट और पांचवा कॉलम पर यूनिट। आप बोलेंगे मैडम हम वहां पे शुरुआत में पर यूनिट तो नहीं बनाते थे। हाँ, कब बनाते थे बोलो? पर यूनिट का कॉलम हम तब बनाते हैं जब हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट अवेलेबल होंगे। पर यूनिट एक्सपेंडिचर का कॉलम हम तभी प्रिपेयर करते हैं जब हमारे पास प्रॉब्लम में प्रोडक्शन यूनिट अवेलेबल हो, और यहाँ प्रोडक्शन यूनिट अवेलेबल है टाइप नंबर 1 में, और इसीलिए हमने पर यूनिट एक्सपेंडिचर का कॉलम बनाया है। ठीक है, हो सके तो आप लोग जब ये टेबल बनाओगे बिल्कुल कैसे बनाएंगे मैं बता देती हूँ। ये मान लीजिए कि आपका ये कॉपी है, ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। 1 मिनट, ये आपकी कॉपी है, ठीक है, तो यहाँ इस साइड आप क्या करेंगे, यहाँ इस साइड आप कॉस्ट शीट बनाओगे और इस साइड आप बनाएंगे टेंडर शीट, यानी वो दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉस्ट शीट पिछले पेज पे चला गया और फिर इसमें हम टेंडर कर रहे। जितना बेटर हो सके बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे आना चाहिए। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है, आप कॉपी को ऐसे रखोगे और कॉपी में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हम कॉस्ट शीट का टेबल बनाएंगे लेफ्ट पेज पे, और राइट पेज पे हम लोग टेंडर शीट का टेबल बनाएंगे। आप बोलेंगे मैडम एक पेज में कॉस्ट शीट आ जाएगा क्या? हाँ, नंबर ऑफ आइटम्स कम है इस प्रॉब्लम में और इसीलिए आपका कंप्लीट एक पेज, अब डिपेंड आप कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एब्लॉक रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो कंप्लीट एक पेज में कॉस्ट शीट आएगी और कंप्लीट एक पेज में, एक पेज से भी कम आपकी टेंडर शीट बनेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलो आप पहले तो वीडियो को पॉज करके कॉस्ट शीट का टेबल आप बनाओगे। ठीक है, अभी फिर यहाँ ये कॉस्ट शीट का टेबल कितने पेज का बनाना है? 1 पेज का, और ये कंप्लीट 1 पेज चाहिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो हेडिंग डालेंगे, वो हेडिंग 3-4 लाइन ऑक्यूपाई करेगी और फिर टेबल बनाएंगे, और फिर लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी तो गुस्से से देखेंगे। तुम गुस्से से देखो पर मुझे दिखने नहीं वाला है, राइट? तो अपना गुस्सा अपने पास संभाल के रखना, और इसीलिए मैंने बताया है कि वो जो टाइप नंबर 1 और उसका जो हेडिंग है वो आप मार्जिन में एडजस्ट करो बेटा। ठीक है, और कंप्लीट 1 पेज में आपका कॉस्ट शीट का टेबल आ जाना चाहिए। तो ये कंप्लीट 1 पेज कॉस्ट शीट का टेबल आएगा, और दूसरा टेबल हम बनाएंगे टेंडर शीट का। किसका बनाएंगे? टेंडर शीट का। और ये टेंडर शीट का टेबल कैसा बनेंगे देखो,
इसमें क्या करना है, पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा डायरेक्ट टोटल अमाउंट। आप बोलेंगे अमाउंट क्यों नहीं बनाया, जरूरत नहीं रहती। यहाँ टेंडर शीट के कॉलम में अमाउंट के यानी टेंडर शीट के टेबल में अमाउंट के कॉलम की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए नहीं बनाया। क्या करेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, टोटल अमाउंट और पर यूनिट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कर लेंगे आप। अब एक बार फिर से बता देती हूँ क्या किया। देखो पहला पेज कॉस्ट शीट, लिखा ओल्ड कॉस्ट शीट। ओल्ड यानी एक तो वो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन रहेगी या करंट ईयर की। ठीक है, हम क्या करते हैं, लास्ट या फिर करंट ईयर की इंफॉर्मेशन से कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। लास्ट या फिर करंट ईयर की इंफॉर्मेशन से हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। और फ्यूचर, ठीक है, यानी भविष्य की जो इंफॉर्मेशन है, फ्यूचर की जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट यानी अंदाज, उस इंफॉर्मेशन से हम लोग टेंडर शीट प्रिपेयर करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ लिखेंगे ओल्ड कॉस्ट शीट, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे प्रोडक्शन, राइट हैंड साइड लिखेंगे पीरियड। उसी प्रकार टेंडर शीट में क्या करेंगे, लिखेंगे बीच में टेंडर शीट, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे प्रोडक्शन, राइट हैंड साइड लिखेंगे पीरियड। समझ में आ गया? अब आराम से वीडियो को पॉज करो और टेबल बनाओ, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, देखो ध्यान दो। अब यहाँ पे मैं प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ रही हूँ, आप भी ध्यान दो। अ फर्म मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, अंडरलाइन करेंगे आप। एक फर्म है यानी एक फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ठीक है, अ फर्म मैन्युफैक्चर्ड यानी प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चर्ड यानी क्या हुआ, प्रोडक्शन, एंड सोल्ड यानी जितने यूनिट्स उन्होंने बनाए उतने ही यूनिट्स उन्होंने बेचे। ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। फिर से बोलती हूँ, जितने यूनिट्स बनाए उतने ही यूनिट बेचे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो कम भी रह सकते हैं। ओके, बनाए कितने, 1000 टाइपराइटर। समझता है, टाइपराइटर समझता है? आजकल वो बिल्कुल ऐसे ठक 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 होते हैं। वो आप कहीं जिले में गए होंगे तो जिले में जैसे ही हम एंटर होते हैं वो धाड़ धाड़ मछली की आवाज आती है ना। कुछ लोगों ने उसकी क्लासेस भी लगाए होंगे, तो जिनकी तो वो 50-60 की स्पीड रहती है, उनको लगता है वाह हम क्या चला रहे और क्या नहीं। एनीवे, और तुम बेचारे, तुम्हारी तो स्पीड 20 की भी नहीं होगी। आप बोलेंगे मैडम इनिशियल तो 30 की स्पीड रहती है, तो तुम इनिशियल स्टेज पर भी नहीं होंगे कुछ लोग। ठीक है, तो एनीवे टाइपराइटर की बात निकल गई। टाइपराइटर वो पुराना, अभी तो सारा इसमें मैक्सिमम ऑफिसेस में कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। स्टिल टाइपराइटर का इम्पोर्टेंस अभी तक दुनिया से गया नहीं है। आज भी कहीं पर गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन के फॉर्म निकलते हैं तो टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है। एनीवे, तो टाइपराइटर की बात निकली इसलिए बोल दिया। अ फर्म मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 1000 टाइपराइटर्स। उन्होंने 1000 टाइपराइटर्स बनाए और 1000 टाइपराइटर बेचे भी। यानी इस प्रॉब्लम में 1000 प्रोडक्शन यूनिट्स भी है और 1000 सोल्ड यूनिट भी है। देखो टाइपराइटर्स आगे बोला है कि 1000 मैन्युफैक्चर्ड हुए, 1000 बेचे। क्या टाइपराइटर्स? देखो, अ फर्म मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 1000 टाइपराइटर्स इन द ईयर 2016। अच्छे से बिल्कुल फोकस करेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। 2016 ये आपका जो ईयर है, ठीक है, 2016 ये जो हमारा ईयर है, इस ईयर में उस पर्टिकुलर फर्म ने कितने यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया? 1000 यूनिट्स का। ठीक है, यानी 2016 में ये जो 1 साल का पीरियड है, यहाँ प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं बोलो? 1000 यूनिट। आप बोलेंगे 1000 तो टाइपराइटर है, तो याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट शीट में हम जब पढ़ते हैं हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज नाम
नाम नहीं लेते, क्योंकि वो टाइपराइटर आ सकता है, वो पंखा आ सकता है, ट्यूबलाइट आ सकता है, डेस्क बेंच डस्टर कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम उनको एक कॉमन नाम देते हैं यूनिट्स का। तो यहाँ 2016 में कितने यूनिट्स का मैन्युफैक्चरेशन हुआ? बोलो कितने यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हुए? 1000। कितने? 1000। ठीक है, आगे देखेंगे। इट इज समराइज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। और उसी 2016, ये जो ईयर है 2016 की इंफॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दी है। तो ये आपको किस में दिया है? बोलो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंफॉर्मेशन दी है। और ये जो इंफॉर्मेशन है बेटा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये क्या है आपका पार्ट 1 एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ योर प्रॉब्लम। ये पार्ट 1 की इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन यूज होगी कहाँ पे? बोलो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए, यानी लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर या करंट ईयर के बेसिस पर हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। और फ्यूचर की जो इंफॉर्मेशन रहती है, किसकी? फ्यूचर की जो इंफॉर्मेशन रहती है उसमें हम क्या करते हैं? उस फ्यूचर के इंफॉर्मेशन से हम लोग टेंडर शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आगे देखो, हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, मार्किंग तो हम करेंगे, मार्किंग करने का रूल बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम। देखो डेबिट साइड पहले देख लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, मार्किंग की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वेजेस, मार्किंग की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वेजेस का एक और नाम है क्या? एक नहीं है मैडम, बहुत सारे हैं। हमको याद है, आपको याद है क्या? आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल मुझे याद है, मैं बताती हूँ ना। डायरेक्ट वेजेस एक, दूसरा बोलो प्रोडक्टिव वेजेस, तीसरा फैक्ट्री वेजेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। ये चारों नाम याद रखने। ये सारे नाम मैंने रटवा के लिए हैं आपसे। कब? कॉस्ट शीट में। फिर दिया मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, मार्किंग करेंगे F। मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का आइटम है। ये किसका? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का आइटम है, तो मार्किंग करेंगे F। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, हमारे लिए वो यूजलेस है। नीचे आ जाओ, मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी ऑफिस का है, यानी O लिखो। रेंट, रेंट्स एंड इंश्योरेंस, ये भी ऑफिस का है, कुछ मेंशन नहीं किया। रेंट, रेंट्स, इंश्योरेंस किसका? कुछ मेंशन नहीं किया। बोलो ऑफिस में ही जाएगा, वहां पर भी रूल समझाया था, यहाँ पर भी फिर से समझा देते। तो मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी O, रेंट, रेंट्स एंड इंश्योरेंस O, जनरल एक्सपेंसेस O। ठीक है, करेंगे आप ये। 3 ऑफिस ऑन कॉस्ट वाले आइटम थे, O मार्किंग कर दी है। फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी S मार्किंग वाला आइटम है, लिखो S। तो बताओ मुझे क्या किया हमने, देख लेते। F मार्किंग वाला आइटम 1 है, O मार्किंग वाले आइटम 3 है, S मार्किंग वाला आइटम 1 है। ठीक है, फिर उस साइड देखो आपको सेल दिया है। सेल का यूज कहाँ करते हैं? बोलो जल्दी। बिल्कुल लास्ट में, याद करो, लास्ट में हम टोटल कॉस्ट में से सेल माइनस करते थे। टोटल कॉस्ट में से करते थे, सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करते थे, राइट? यूज होगा उसका। तो ये आप लोग क्या करेंगे बता देती हूँ मैं। कलर पेन उठाओ, ठीक है, कलर पेन उठाया, फिर स्केल उठाओ, अपनी दोनों हथियार उठा लिया आपने। और अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कलर पेन से बॉक्स में डालेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने ये कलर पेन से बॉक्स में डाला है। दिख रहा है? ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कलर पेन पूरा बॉक्स कर दो और एरो लगा के लिखो, दिस इंफॉर्मेशन इज यूज फॉर कॉस्ट शीट। दिस इंफॉर्मेशन यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज करेंगे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए। इतना क्लियर है? ठीक है, अब कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेंगे हम, नीचे की इंफॉर्मेशन। फिलहाल सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं। तो आप बोलेंगे समझना नहीं है तो क्या करेंगे? फिर समझेंगे तब जब हमको टेंडर प्रिपेयर करने का क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल पढ़ेंगे उसको। देखो, फॉर द ईयर 2017, अंडरलाइन करो बेटा,
17 है एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट, अभी तक ये खर्चा नहीं हुआ, एस्टिमेशन है, अंदाज है सिर्फ, कि 2017 में जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए कितना खर्चा लगेगा। 2017 में हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए कितना खर्चा लगेगा उसका अंदाज दिया है। अंदाज यानी हम नहीं, मान लो तुम्हारे घर में कोई शादी है, ठीक है, तो हम आचार्य को बुला लेते, उसको बोलते बता भाई खाने के लिए क्या क्या लगने वाला है, कौन सा सामान लगेगा, कितने किलो गेहूं लगेंगे या कितने किलो आटा लगेगा। हम क्या लेते हैं, अंदाज लेते हैं। अंदाज जो लिया जाता है, एस्टिमेशन जो लिया जाता है, वो फ्यूचर के लिए लिया जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं ना कि एग्जैक्ट कितना लगेगा, हम बस अंदाज लगाते हैं कि हाँ इतना खर्चा लगेगा, और उसके बेसिस पर हम आगे का क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है, ठीक है। देखो, फॉर द ईयर 2017 इट इज एस्टिमेटेड दैट कि द आउटपुट एंड सेल्स विल बी 1200 टाइपराइटर। देखो 2016 और 2017 ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। 2016 में आपने 1000 टाइपराइटर बनाए और 1000 टाइपराइटर बेचे, और वो बोलता है कि 2017 में हम लोग, अभी तक 2017 आया नहीं, प्रॉब्लम की बात कर रही हो, ठीक है। सो 2017 में हम लोग 1200 टाइपराइटर बनाएंगे और बेचेंगे, ऐसा उनका प्लानिंग है कि 2017 में क्या करेंगे, हम लोग 1200 टाइपराइटर बनाएंगे और बेचेंगे भी, ठीक है। आगे देखो, अब बताओ मुझे कि मान लो जैसे ये साल है, क्या इस साल के कंपैरिजन में अगले साल जो प्राइजेस है, प्राइजेस बोलो मटेरियल की या प्राइजेस वेजेस के या एनी अदर एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। आप अपने मम्मी पापा से पूछो कि पहले के जमाने में जो चीजें हैं वो कितनी सस्ती मिलती थी, और यानी आज के जमाने में वो सारी चीजें, इवन तो सब्जी या कोई भी मटेरियल, किराना से ले लो या लग्जरियस सामान से ले लो, कोई भी, हर एक बात की कॉस्ट बढ़ती है। यानी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि 2017 में जब हम प्रोडक्शन करेंगे तब मटेरियल इतने से बढ़ेगा, वेजेस यानी जो लेबर्स है वो भी तो अपनी कीमतें बढ़ाएंगे ना, हाँ वो उतने में ही काम करेंगे क्या, नहीं ना, तो वेजेस उनकी लेबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर के हिसाब से हमने सोचा है कि फ्यूचर में मटेरियल की प्राइस इतने से बढ़ेगी, लेबर यानी वेजेस इतने से बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, चलो पढ़ेंगे। द प्राइसेस ऑफ मटेरियल विल बी राइज यानी इंक्रीज, राइज यानी इंक्रीज, बढ़ना, इतने से बढ़ेगी, कितने से, राइज बाय 20% ऑन द प्रीवियस ईयर लेवल अंडरलाइन। पिछले साल के कंपैरिजन में जो मटेरियल है, ठीक है, वो 20% से बढ़ेगा बोलते हैं। पिछला साल यानी कौन सा, 2016 यानी 2016 के कंपैरिजन में 2017 में मटेरियल की जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, और वो कितने परसेंट से बढ़ेगी, 20% से मटेरियल की कीमत बढ़ जाएगी, ऐसा उन्होंने अंदाज लगाया है, ठीक है। आगे, वेजेस रेट विल बी राइज बाय 5%, और जो वेजेस है, जो वर्कर्स है, उनके जो लेबर चार्जेस है, मजूरी जिसको हम बोलते हैं, हाँ लेबर लोग फ्री में काम करते क्या, बोलो तुम भी आगे जाके बड़े अच्छे ऑफिस में लगोगे तो फ्री में काम करोगे क्या, नहीं ना, हम फ्री में काम नहीं करते। मैं लेबर की बात कर रही हूँ, वी आर नॉट अ लेबर, आप तो अच्छे एम्प्लॉय बनोगे रे बाबा, ठीक है। सो वेजेस रेट विल बी राइज बाय 5%, तो लेबर के जो चार्जेस हैं, जो वर्कर लोग हैं, उनके जो चार्जेस हैं वो 5% से बढ़ेंगे, यानी वेजेस 5% से बढ़ जाएगा। आगे, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, ये क्या रहेगा हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन अनचेंज, सेलिंग कॉस्ट जो है, जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो पर यूनिट एज इट इज रहेगा बोलते हैं, समझेंगे आगे क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, अदर अंडरलाइन करो अदर को, तो अभी मैं ये अदर का एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। देखो हमारे पास पिछले साल में क्या क्या इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन थी? मटेरियल था, यस। वेजेस, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, यस। ऑफिस वाले थे, यस। और सेलिंग भी था। अब ट्रेडिंग P&L में ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अब एडजस्टमेंट में आपको जो दिया है उसमें मटेरियल के बारे में क्लियर कट दिया है, वेजेस दिया है, फिर मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस दिए और सेलिंग भी दिया। किसके बारे में क्लियर कट डिस्कशन नहीं है या वहां पे मेंशन नहीं है? बोलो, किसके बारे में नहीं? ऑफिस के बारे में। तो ये जो अदर एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं बोलो, तो वो अदर एक्सपेंसेस में कौन बचा? बोलो, ऑफिस ऑन कॉस्ट के आइटम ही बचे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस ही बचा है। क्यों? मटेरियल के बारे में उन्होंने स्पेसिफाई किया है, वेजेस के बारे में भी स्पेसिफाई कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस के बारे में भी स्पेसिफाई किया है, सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी है। सिर्फ किसका नाम नहीं आया वहां पे? ऑफिस एक्सपेंसेस का। तो वो जो अदर एक्सपेंसेस की बात चल रही है, वो अदर एक्सपेंसेस की बात किसकी है? ऑफिस एक्सपेंसेस की है। ठीक है, अभी तो हमने ये सिर्फ रैंडमली और जल्दी जल्दी डिस्कस कर लिया। फिर क्या करेंगे? जिस समय हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे उसी समय हम एक एक एडजस्टमेंट को पकड़ेंगे और एक एक बात को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक बार रिवाइज कर लो। बताओ, ट्रेडिंग P&L की इंफॉर्मेशन से आप क्या बनाएंगे? जल्दी बोलो। कॉस्ट शीट बनाएंगे। और जो नीचे इंफॉर्मेशन दी है उससे क्या बनाएंगे आप वहां से क्या बनाओगे? टेंडर शीट। तो प्रॉब्लम कितने हिस्सों में दिया रहेगा? बोलो, 4 नहीं ना, 2 हिस्सों में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा नीचे जो इंफॉर्मेशन है वो। ठीक है, तो ट्रेडिंग P&L को आपने कलर पेन से बॉक्स में डाला, उसके लिए लिख गया इंफॉर्मेशन यूज फॉर कॉस्ट शीट। अब जो नीचे 2017 की इंफॉर्मेशन दी है उसको अलग कलर पेन से बॉक्स में डालो। नीचे जो 2017 के लिए इंफॉर्मेशन दी है उसको अलग कलर पेन से बॉक्स में डालो और लिखो यूज्ड फॉर टेंडर शीट, यूज फॉर टेंडर शीट। ठीक है, सो डिस्कशन हमारा ओवर हो गया है। अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने टेबल बना लिए होंगे, देख लो। टेबल अगर नहीं बनाए तो ऐसे ये टेबल बनाएंगे। कंप्लीट 1 पेज का आपको टेबल बनाना था। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे अभी हम। देखो, 2016 के बारे में हमने पढ़ा था, तो मैन्युफैक्चर यानी यूनिट प्रोडक्शन था 1000, है ना। और जो आपका कॉस्ट शीट का पीरियड है वो है आपका 2016 और ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप 1 ईयर। वैसे पीरियड में क्या लिखेंगे? पहले 2016 लिखेंगे, उससे क्या होता है? कंफ्यूजन नहीं रहता। और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 ईयर। ठीक है, हो गया इतना। चलो अब देखो आगे। यहाँ देखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे अपना, क्या लिखेंगे? बोलो, मटेरियल। क्या लिखेंगे? तो मटेरियल यहाँ पर कितना है? देखो, लिखो मटेरियल। आप बोलेंगे मैडम कॉस्ट शीट में तो बहुत तामझाम रहता था। ठीक है, वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देते थे, वो उसमें लंबे चौड़े आइटम। ऐसी इंफॉर्मेशन टेंडर शीट के चैप्टर में कम रहती है। कॉस्ट शीट में जितने नंबर ऑफ आइटम्स रहते हैं उसके कंपैरिजन में टेंडर शीट का चैप्टर सॉल्व करते समय नंबर ऑफ आइटम्स कम आते हैं। ठीक है, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल अमाउंट कितना है? बोलो बेटा, 80,000। अब मैं डायरेक्ट टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख देती हूँ। ठीक है, पर यूनिट निकालना है। क्या करेंगे? अमाउंट को, ठीक है, आपको जो अमाउंट है, जो मटेरियल का अमाउंट है 80,000, उसको प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करोगे। तो करो, 80,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो पर यूनिट में आएगा 80 रुपए। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 में लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। नंबर 2 में हम लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। देखो डायरेक्ट वेजेस कितना है? डायरेक्ट वेजेस है 1,20,000। सेकेंड कॉलम में लिखो 1,20,000। लिख दिया? हाँ। फिर पर यूनिट निकालेंगे 1,20,000 अपॉन 1,000, तो आएगा 120। ठीक है, ये मैं कहां से इंफॉर्मेशन ले रही हूँ? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से।
देखो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या, बोलो नहीं दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनकी लगाएंगे हम टोटल। क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे और टोटल को लिखेंगे कैपिटल ए, क्या बोलेंगे बोलो, प्राइम कॉस्ट। कैपिटल ए प्राइम कॉस्ट 80,000 प्लस 1,20,000 टोटल आएगा आपका 2 लाख और पर यूनिट में आएगा टोटल 200। देखो बेटा यहाँ कुछ भी नया नहीं है, नया हम टेंडर शीट का जब टेबल बनाएंगे बाहर है, वहां हम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, ये बिल्कुल नया नहीं है, ठीक है, आप यूज टू हो इन चीजों से। नंबर 3 हेडिंग लिखेंगे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, अंडरलाइन करो, उसमें लिखो आप पॉइंट 1 क्या है, बोलो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस। कितने हैं मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, देखो तो चेक करो आप, डेबिट साइड चेक करो, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस है 50,000, पर यूनिट निकालेंगे तो आएगा 50 रुपए, ठीक है। और कोई एफ मार्किंग वाला आइटम है क्या, नहीं है एफ मार्किंग वाला आइटम, तो लगाएंगे टोटल, लिखेंगे यहाँ कैपिटल बी फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क कॉस्ट। आप बोलेंगे मैडम आप इतने पास पास क्यों लिख रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा ना, बेटा मुझे एक पीस में ये कर देना है, ठीक है, एक ही पेज में मेरा आ जाना चाहिए, ये मेरा एक पेज है, हंसो मत तुम, हाँ हंस रहे, एक पेज कहाँ है बोलेंगे, ये एक पेज है, इसी में मैनेज करना है, इसीलिए हम धीरे धीरे और बिल्कुल कम स्पेस में लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखो नंबर 4 ऑफिस ऑन कॉस्ट, ऑफिस ऑन कॉस्ट। अब ओ मार्किंग वाले कितने आइटम थे, बोलो ओ मार्किंग वाले 3 आइटम थे, लिखेंगे तीनों आइटम। फर्स्ट लिखो मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी, पहले कॉलम में लिखो बेटा, क्योंकि 3 आइटम है, ठीक है, लिखो पहले कॉलम में अमाउंट 60,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। नंबर 2 रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, अमाउंट है 10,000। और तीसरा ओ मार्किंग वाला आपका आइटम है जनरल एक्सपेंसेस, अमाउंट है उसका 20,000। बस 3 ही आइटम थे आपके ओ मार्किंग वाले, है ना, तो 60,000 प्लस कितना 10, 70 और 20 कितना आ जाएगा 90,000, ये आ जाएगा। तो टोटल जाने दो बाहर के कॉलम में, यानी टोटल के कॉलम में लिखेंगे 90,000। 90,000 ये क्या आ गया, बोलो आपको कोई पूछे ये 90,000 किसका अमाउंट है, तो ये ऑफिस ऑन कॉस्ट का अमाउंट है, ऑफिस ऑन कॉस्ट का अमाउंट है। 90,000 डिवाइडेड बाय 1,000 करेंगे तो पर यूनिट आएगा 90 रुपए, 90 रुपए आपका आ जाएगा, ठीक है। और अब लगाएंगे टोटल, जो आएगा उसको बोलेंगे हम पॉइंट सी, ओसी ऑब्लिक पीसी, ऑफिस कॉस्ट ऑब्लिक प्रोडक्शन कॉस्ट, अमाउंट है 3,40,000 और इधर आएगा 340, ठीक। अब इसके बाद हम क्या प्लस करते हैं, हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, वो है ही नहीं, होता तो जरूर प्लस करते, ठीक है, नहीं दिया है। आगे बढ़ेंगे, फिर लिखेंगे पॉइंट नंबर 5। आप बोलेंगे मैडम इसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दे क्या, बोल सकते, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 5 है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस देखेंगे, एस मार्किंग वाला आइटम वो है सेलिंग एक्सपेंसेस, ये है सेलिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट है उसका 30,000, कितना है 30,000। डायरेक्ट टोटल अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, पर यूनिट निकालना है। अब यहाँ थोड़ी प्रिकॉशन मिली है, याद करो कॉस्ट शीट में जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि 3 आइटम ऐसे हैं
जिनका पर यूनिट एक्सपेंडिचर निकालते समय उनको यानी उनके अमाउंट को डिवाइड करना पड़ता है किससे? सोल्ड यूनिट से। किससे बोलो? सोल्ड यूनिट से डिवाइड करना पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम में यानी हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वहां प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं? 1000 और सोल्ड यूनिट भी कितने हैं? बोलो 1000। और इसीलिए 30,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 1000, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन और सोल्ड यूनिट एक ही है। सो 30,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 1000 तो पर यूनिट में आएगा 30। पर यूनिट में क्या आएगा? 30 आएगा। लगाएंगे टोटल, लिखो पॉइंट डी, क्या बोलेंगे? टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। 3,40,000 प्लस 30,000 आएगा 3,70,000 और 340 प्लस 30 आएगा 370। हो गया। अब यहां जगह छोड़ेंगे पॉइंट नंबर 6 किसके लिए? बोलो। एक तो प्रॉफिट आ सकता है बेटा या फिर लॉस आ सकता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? याद करो, कॉस्ट शीट के चैप्टर में बताया था कि हो सकता है आपको 2 तरीके से इंफॉर्मेशन दे। एक, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया रह सकता है या फिर आपको सेल्स दिया रह सकता है। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया तो प्रॉफिट निकालेंगे और टोटल कॉस्ट प्लस कर देंगे प्रॉफिट तो मिलेगा सेल्स। और अगर सेल्स दिया, क्या दिया? सेल्स, तो सेल्स और टोटल कॉस्ट इनके अमाउंट में जो डिफरेंस आता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। जरूरी नहीं हमेशा प्रॉफिट बोलेंगे, डिपेंड। टोटल कॉस्ट के कंपैरिजन में सेल्स ज्यादा है तो बोलो प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट के कंपैरिजन में सेल कम है तो लॉस। तो आप देखेंगे कि क्या आता है। पहले तो हम कलर पेन यूज करेंगे। चलो कलर पेन ले लो आप लोग। यहाँ कलर पेन यूज करेंगे प्रॉफिट के लिए। तो मैंने जगह छोड़ दी है पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताती हूँ। यहाँ मैंने प्लस माइनस का कोई साइन दिया क्या? नहीं, क्योंकि मैं जब तक यहाँ सेल्स नहीं लिखूंगी मुझे पता नहीं चलेगा कि डिफरेंस क्या आएगा। तो सेल्स ऑब्लिक लिखो सेलिंग प्राइस। आप बताओ सेल्स ऑब्लिक सेलिंग प्राइस हमने क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि पर यूनिट का कॉलम बनाया है। पर यूनिट का कॉलम बनाया मतलब ऑब्वियसली यहाँ जो अमाउंट पता चलेगा उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो सेल्स ऑब्लिक सेलिंग प्राइस। सेल कितना है? आप बोलेंगे नहीं दिया है। हाँ, नहीं दिया है क्या? बोलो दिया है, चेक करो। सेल्स कहाँ रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर चेक करो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पर सेल दिया है आपको 4 लाख। सेल दिया है 4 लाख। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है मतलब पर यूनिट निकालना है। तो सेल डिवाइडेड बाय सोल्ड यूनिट करो। सेल का अमाउंट यानी 4 लाख डिवाइडेड बाय सोल्ड यूनिट मतलब 1000 करेंगे आप। 4 लाख डिवाइडेड बाय 1000 तो सेलिंग प्राइस यानी पर यूनिट में आ जाएगा। पर यूनिट के कॉलम में आप लिखेंगे 400। अब आएगा डिफरेंस। डिफरेंस जो आएगा उसको हम बॉक्स में प्रेजेंट करते हैं क्योंकि तभी हमको पता चलता है कि ये डिफरेंस से अमाउंट आया है। ठीक है, क्या आएगा? प्लस प्रॉफिट कितना? बोलो बेटा। 4 लाख माइनस 3,70,000 प्रॉफिट 30,000। इधर 400 माइनस 370 प्रॉफिट 30 हो गया। बताओ तो क्या हमने बहुत कुछ नया किया है क्या? नहीं। इवन आप तो बोलेंगे मैडम कॉस्ट शीट के प्रॉब्लम के कंपैरिजन में ये तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल गिने चुने आइटम थे, हमने तो ऐसे यू बिल्कुल फटाक से कर लिया है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट शीट का चैप्टर फोकस करता है उसी में। यहाँ फोकस कॉस्ट शीट के टेबल पर नहीं है, टेंडर के टेबल पर है। लेकिन अगर कॉस्ट शीट का टेबल गलत हो गया तो आपका टेंडर शीट का टेबल ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट शीट का टेबल बेस है बेटा। अगर आप यहाँ कुछ गड़बड़ कर देते हो तो अल्टीमेटली ये गड़बड़ टेंडर शीट के टेबल में भी जाएगी, क्योंकि कॉस्ट शीट के मदद से ही हम लोग टेंडर शीट का टेबल बनाते हैं। ठीक है, पता चलेगा आपको। अब तो आज का ये लेक्चर हम खत्म करेंगे। पहले समझ लेते कि हमने क्या क्या किया। हमने टाइप का
हेडिंग डाला, फिर मैंने आपको टेबल बनाने के लिए कहा, ठीक है, एक एक पेज के टेबल बनाने थे, और फिर हमने प्रॉब्लम को पूरा पढ़ा, मार्किंग की हमेशा की तरह, ट्रेडिंग पी एंड एल के टेबल को कलर पेन से बॉक्स में डाला, उसको लिखा इंफॉर्मेशन यूज फॉर कॉस्ट शीट, जो नीचे एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसको अलग कलर पेन से अलग कलर पेन से बॉक्स में डाला, वहां लिखा इंफॉर्मेशन यूज फॉर टेंडर शीट, और ट्रेडिंग पी एंड एल की मदद से हमने यहाँ कॉस्ट शीट का टेबल बना लिया, ठीक है। पर यूनिट का कॉलम क्यों बनाया बोलो, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट अवेलेबल थे। तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हमारा मेन प्रॉब्लम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और प्रॉब्लम बहुत समय तक चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना करो, मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।